गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है बच्चे लोग ज्वाइन हो रहे हैं अभी भी। आपको ज्वाइन होना है बिफोर 15 मिनट्स। जब मेरे ट्यूशन भी चलते थे ना, तब भी मैं, अगर कोई बच्चा 8 बजे का टाइम है और 8 बजे आता है तो मैं उसको एंटर ही नहीं करता था, है ना। ट्यूशन्स तो मैंने बंद कर दिए, लेकिन स्कूल में भी मेरा वही रूल है। और दूसरा कि अगर स्कूल में कोई बच्चा, सपोज़ सब सब बच्चों ने एक साथ मास बंक किया है, एक ही बच्चा आया है तो मैं वो बच्चे को पढ़ाता हूँ। और वो जो पढ़ाया हुआ पोर्शन है वो एक ही बच्चा है पूरे क्लास में तो भी पढ़ाऊँगा, क्योंकि मेरा कोटा फिक्स होता है, मेरा सिलेबस होता है। मैं सिलेबस को डिवाइड बाय, वो पूरे सिलेबस को मैं एक टाइम लिमिट देता हूँ। वो डिवाइड बाय टाइम लिमिट करके पर डे का एक कोटा मैं डिफाइन करता हूँ और वो कोटा मैं ख़त्म करता हूँ। मतलब सपोज़ किसी ने मास बंक किया है और एक ही बच्चा आया है तो मैं एक बच्चे को भी मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन वो जो पढ़ाया हुआ है वो नेक्स्ट डे नहीं करवाता, कभी नहीं करवाता। तो ये है। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को अ, एक नोट एंड एक पेन लेके आपको बैठना है। आज मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी मैसेज किया और स्टार्टिंग में भी आपको कहा है कि भाई ऐसे करके बैठना है, ठीक है। चलिए तो अपना आज का जो टॉपिक है उसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो, परम्यूटेशन मतलब क्या है। पहले तो परम्यूटेशन का मतलब समझते हैं। एक तरफ समझते हैं परम्यूटेशन, गुजराती में इसको कहते हैं क्रमचय, ठीक है। और एक तरफ है कॉम्बिनेशन, गुजराती में इसको कहते हैं संचय। एक परम्यूटेशन हुआ और एक हुआ कॉम्बिनेशन, क्रमचय अने संचय। देखो, परम्यूटेशन में जो होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट जो है ना वो हम सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन मतलब पसंद करते हैं कि भाई 25 चीज़ें हैं, उसमें से 10 चीज़ों को पसंद किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। और बाद में उनको हम अरेंज करते हैं। ये जो 10 चीज़ों को सिलेक्ट किया है वो 10 चीज़ों को ऑर्डर वाइज अरेंज करते हैं कि भाई पहली ये हो सकती है, दूसरी ये हो सकती है, तीसरी ये हो सकती है, ठीक है। तो वो अरेंजमेंट होती है। कॉम्बिनेशन में ओनली सिलेक्शन ही होता है, अरेंजमेंट आता ही नहीं है। मतलब ये हो गया कि परम्यूटेशन में अरेंजमेंट आने के कारण ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ऑर्डर मतलब क्रम, कि भाई पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तो ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। जबकि इसमें ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, इज नॉट इम्पोर्टेंट, ठीक है। आप एक बात समझिए कि सपोज मेरे पास, सपोज आप में से मैं 3 बच्चों को मैं सिलेक्ट करता हूँ। अब देखो, आप में सपोज ये साहिल जायसवाल है, यश गांधी है और आदित्य कापड़े है, ठीक है। तो साहिल, यश एंड आदित्य, ये 3 बच्चों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये 3 में से मैं इनको कहता हूँ कि आपको, समझो, कहीं पे दूर जाके खड़े रहना है। समझो कि आप गोलवाड़ पुलिस स्टेशन के पास खड़े रह जाओ और वहाँ से भागते भागते आप स्कूल तक आओ, ठीक है। या फिर आप रिलायंस मॉल तक आओ। तो जो पहला आएगा उसको मैं 25 रुपीज़ दूंगा और जो दूसरा आएगा उसको मैं 20 रुपये दूंगा। तीसरा आया नहीं आया उसको कुछ नहीं दूंगा, ठीक है। आया तो भी ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, फर्स्ट कौन आ सकता है एंड सेकंड कौन आ सकता है, समझिए। देखो, फर्स्ट यहाँ पे मैं पॉसिबिलिटीज़ ले रहा हूँ, ओके। तो फर्स्ट अगर साहिल है तो दूसरा यश हो सकता है। फर्स्ट साहिल है तो दूसरा आदित्य भी हो सकता है। थर्ड कौन आ रहा है उससे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि थर्ड को मैंने कोई प्राइज ही नहीं दे रखा है, ठीक है। अब फर्स्ट अगर ये यश है तो दूसरा साहिल हो सकता है, और फर्स्ट यश है तो दूसरा आदित्य भी हो सकता है। सिमिलरली फर्स्ट आदित्य है तो दूसरा साहिल, फर्स्ट आदित्य है तो दूसरा यश।
ठीक है, मतलब आप देखिए तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई, तो 6 पॉसिबिलिटीज हुई। ठीक है, अब कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मतलब हमने यहाँ पे अरेंजमेंट किया कि फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे अरेंजमेंट नहीं है, यहाँ पे सिलेक्शन होता है। सिलेक्शन मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन मतलब कि चलो वही 3 बच्चों को ले लेता हूँ, साहिल, यश एंड आदित्य। अब मैं उनको कहता हूँ कि आप तीनों एक दूसरे के साथ शेक हैंड कीजिए। ठीक है, शेक हैंड कीजिए मतलब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए कि भाई साहिल जो है, सपोज साहिल ने यश के साथ हाथ मिलाया। ठीक है, तो इसमें दोनों प्रोसेस खत्म हो गई। कौन सी हो गई, साहिल ने यश के साथ हाथ मिलाया या फिर यश ने साहिल के साथ हाथ मिलाया, दोनों एक ही है। ठीक है, साहिल ने आदित्य के साथ हाथ मिलाया या फिर आदित्य ने साहिल के साथ हाथ मिलाया, दोनों एक ही है। ठीक है, तो एस वाई एस ए। अब जब मैंने ये एस वाई लिखा तो एस वाई में ये मेरा वाई एस भी आ गया, यश ने साहिल के साथ मिलाया, मतलब ये दोनों आ गए इसमें एक ही में। जब साहिल ने आदित्य के साथ हाथ मिलाया तो आदित्य ने भी साहिल के साथ हाथ मिला दिया, मतलब वो भी एक ही में आ गए। बाकी क्या रह गया, यश एंड आदित्य। तो यश ने आदित्य के साथ हाथ मिलाया या फिर आदित्य ने यश के साथ हाथ मिलाया, वो दोनों एक ही बात है। ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट किसने हाथ मिलाया। जब दो बच्चे हाथ मिलाते हैं एक दूसरे का शेक हैंड करते हैं, तो पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है होता ही नहीं है, वो तो हाथ मिलाने का एक प्रोसेस खत्म हुआ। मतलब यहाँ पे आप देखिए तो सिर्फ 3 पॉसिबिलिटीज हुई, है ना। तो ये सिर्फ सिलेक्शन, मतलब यहाँ पे ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट और यहाँ पे ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का बहुत बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, बहुत बेसिक डिग्री है। चलिए, तो ये एक बात हुआ अपना। परम्यूटेशन की जो फॉर्मूला होती है वो होती है, उसमें एन पी आर लिखते हैं या फिर एन को ऊपर लिखते हुए पी आर ऐसे भी लिखते हैं, या फिर पी और ब्रैकेट में एन कॉमा आर ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सब एन पी आर का सिंबल है और उसकी फॉर्मूला आती है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ये हमें मालूम है। और ये जो मतलब इसमें जो एन सी आर का फॉर्मूला है उसमें ये 3 सिंबल्स तो है लेकिन एक चौथा सिंबल भी है। देखो, एन सी आर मतलब सी आएगा, यहाँ पी है तो यहाँ सी आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एन सी आर, यहाँ पे सी के साथ एन कॉमा आर। ठीक है, और एक दूसरा सिंबल है एन सी आर, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या आता है, तो उसका फॉर्मूला आता है एन फैक्टोरियल, ओके ओके, यहाँ पे इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। अब हमें लगेगा कि सर ये दोनों का फॉर्मूला सेम है, नहीं। ये फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, ये एनसीआर का ही है, तो मतलब ये भी एनसीआर का फॉर्मूला हुआ। तो एनपीआर के फॉर्मूला में क्या होगा, तो देखो एनसीआर के फॉर्मूला में ओनली सिलेक्शन होता है, तो सिलेक्शन का फॉर्मूला ये है, तो ये भी सिलेक्शन का फॉर्मूला हुआ। और एनपीआर की फॉर्मूला में अरेंजमेंट भी साथ में होता है, तो इनटू यहाँ पे आर, आर चीजों का अरेंजमेंट करना है तो उसको कहते हैं आर फैक्टोरियल। तो ये आर फैक्टोरियल ये आर फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो मतलब अपना फॉर्मूला बन जाता है सिर्फ एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास कभी भी एन पी एन आता है, मतलब ये दोनों नंबर सेम है, ठीक है, तो ऑलवेज इसको सिर्फ पी एन लिखते हैं, आगे एन नहीं लिखते हैं। अगर आगे एन नहीं लिखा है तो आपको समझना है कि वो मतलब नंबर, ये दोनों नंबर सेम है। सिमिलरली अगर एन सी एन आता है तो उसको सिर्फ सी एन लिखते हैं। कभी कभी आपको दिखता है पी सेवन, तो पी सेवन मतलब आपको समझना क्या है, सेवन पी सेवन। ठीक है, इसी तरह आपको ऐसा कभी दिखता है कि सी फोर, तो मतलब आपको समझना क्या है, फोर सी फोर। ठीक है, तो ये अपना बेसिक डिफरेंस हुआ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। ठीक है, ये सब स्लाइड्स में रख दूंगा। ओके, चलो अब बात करते हैं फैक्टोरियल की। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। देखिए, फैक्टोरियल जो बोलते हैं हम उसको, उसका सिंबल है ऐसे करके, आप एन लिखो तो भी ये फैक्टोरियल है, या फिर एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब रहता है एन इंटू एन माइनस वन, एन माइनस टू, ऐसे करते करते आपको वन तक मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है,
तो कई बच्चे सोचते हैं, एक एक बात हम इसमें समझना है कि एक पॉस्टुलेट है, पूर्व धारणा है इसमें कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ जीरो थिंग्स। आपको 0 फैक्टोरियल मतलब अरेंजमेंट है, एन फैक्टोरियल मतलब एन चीज़ों का अरेंजमेंट। यहाँ पे 0 चीज़ों का अरेंजमेंट, 0 चीज़ों का अरेंजमेंट एक ही तरीके से हो सकता है। कौन से? कोई भी नहीं, मतलब कुछ भी है ही नहीं, एक ही तरीका। ठीक है, तो मतलब 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये पॉस्टुलेट है, पूर्व धारणा है। पॉस्टुलेट मतलब द सेंटेंस यू हैव टू एक्सेप्ट विदाउट प्रूफ। ठीक है, તો મતલબ એવું વાક્ય કે જે તમે સાબિતી વગર સ્વીકારી લેવાનું હોય તેને પૂર્વધારણા કહેવાય। ये 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 इज द पॉस्टुलेट, पूर्वधारणा। ठीक है, बाकी आप अगर सोचो कि भाई 3 फैक्टोरियल लाना है तो 3 × 2 × 1 करना है, मतलब आंसर आता है 6। 4 फैक्टोरियल लाना है तो 4 × 3 × 2 × 1 करना है, मतलब अपना आंसर क्या आता है 24। ठीक है, ये सब तो सही है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन भी आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/-7 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू क्या होगी? JEE का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो आप एक बात समझिए, पहले तो ये -7 फैक्टोरियल की वैल्यू समझते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन में देखो -7 फैक्टोरियल क्या होगा, तो फॉर्मूला क्या है, पहले आप लिखो n, मतलब ये -7 लिखो, फिर उससे एक कम करो, मतलब वो हो गया -8, फिर उससे 2 कम करो तो वो हो गया -9, इनटू आपको कहाँ तक जाना है 1 तक, लेकिन यहाँ 1 आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि नंबर लाइन पे आप सोचो, यहाँ पे -7 है, ये -8, ये -9, ये -10, यहाँ -11, 1 तो इस तरफ आएगा, यहाँ -6, -5, -4, -3, -2, -1, फिर 0 1 2 3, मतलब 1 तो यहाँ पे आ रहा है, हम तो इस तरफ जा रहे हैं, मतलब अपना 1 तक मल्टीप्लीकेशन होगा ही नहीं। तो अपना मल्टीप्लीकेशन तो बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि -9 के बाद -10 के बाद -11 के बाद -12, ये तो कहीं पे भी स्टॉप नहीं होगा, मतलब अपना मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इन्फिनिटी। अब वो जो होगा वो प्लस और माइनस इन्फिनिटी होगा। क्यों प्लस और माइनस? क्योंकि वो कितने नंबर है थोड़े मालूम है, 2 नंबर होंगे तो प्लस होंगे, 3 होंगे तो माइनस होंगे, 4 होंगे तो प्लस होंगे क्योंकि माइनस है 4 बार, 5 होंगे तो -5 बार होंगे तो माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1/-7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस इन्फिनिटी, और हमें मालूम है कि 1/∞ इक्वल टू 0। और प्लस और माइनस तो लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि 0 जो है ना वो तो साइन लेस नंबर है, उसकी तो कोई साइन होती ही नहीं है, वो तो पॉजिटिव भी नहीं होता है, नेगेटिव भी नहीं होता है। याद रखना, 0 इज ऑलवेज अ साइन लेस नंबर, इट इज नेवर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जब भी आप आर लिखते हो तो सेट ऑफ रियल नंबर्स लिखते हैं। ठीक है, लेकिन आर प्लस लिखना है तो सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स लिखते हैं। अब इसमें अगर आपको 0 को इंक्लूड करना है तो आप ऐसे लिखते हो, ऐसा आपको मालूम होना चाहिए, आप ऐसे लिखते हो, मतलब क्या हो गया, आर प्लस में 0 नहीं है, मतलब पॉजिटिव पार्ट्स में 0 नहीं है, नेगेटिव में भी 0 नहीं है, मतलब 0 इज साइनलेस नंबर, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, इसके ऊपर से हम ये मतलब प्रूव कर सकते हैं इजीली, मतलब कि 1/-n फैक्टोरियल, 7 की जगह पे n ले लिया। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N, मतलब कोई भी नंबर से पॉजिटिव नंबर। ठीक है, उस पर माइनस लगने से वो माइनस नंबर हो गया, नेगेटिव हो गया। तो 1/-n फैक्टोरियल इज इक्वल टू ऑलवेज 0, ये आपको याद रखना है। बाकी कई बच्चे ये सोचते हैं कि नेगेटिव नंबर पे फैक्टोरियल आता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब हम करते हैं जब जहां आपको आपकी नोट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, देखो 2 लॉ समझते हैं, फंडामेंटल लॉज ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल लॉज ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग करने के फंडामेंटल लॉज। 2 लॉ है, फर्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणाकार, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है, इनटू करना है। ओके, इफ अ वर्क इज कंप्लीट in 2 or more parts such that first part can complete in m ways,
सेकंड पार्ट कैन कंप्लीट इन एन M2 वेज, ठीक है, एंड सो ऑन। मतलब क्या कह रहा है कि अगर अपना टोटल वर्क, इफ द वर्क इज कंप्लीट in two or more parts such that first part can complete M1 ways, कॉमा सेकंड पार्ट कैन कंप्लीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। सेकंड पार्ट कैन कंप्लीट M2 वेज एंड सो ऑन मतलब क्या हुआ कि भाई ऐसे ही करते जाते हैं कि भाई थर्ड पार्ट कैन कंप्लीट M3 वेज, फोर्थ पार्ट कैन कंप्लीट M4 वेज, ऐसे करते करते। तो देयरफॉर द होल वर्क can complete in M1 into M2 into M3 into डॉट Mn ways। मतलब समझो कि हमने n पार्ट ले लिए, Mn मतलब n पार्ट हुए, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ठीक है। देखो एक एग्जांपल लेता हूं और समझते हैं। देखिए अगर कोई बंदा को जाना है नवसारी से अहमदाबाद जाना है, ठीक है। इफ someone wants to go नवसारी टू अहमदाबाद, ठीक है, उसको नवसारी से अहमदाबाद तक जाना है। अब देखिए वो नवसारी से सूरत जा रहा है पहले और सूरत से अहमदाबाद जा रहा है। अब यहाँ पे उसको क्या मतलब फैसिलिटीज है, तो नवसारी से सूरत जाना है तो उसके पास 3 वेज है, ठीक है, और सूरत से अहमदाबाद जा रहे हैं तो उसके पास 4 वेज है। मतलब क्या है कि भाई चलो नवसारी से सूरत जा रहा है तो वो बस से भी जा सकता है, ठीक है, वो ट्रेन से जा सकता है या फिर ओन कार से भी जा सकता है। अब सूरत से अहमदाबाद जाना है तो वो बस से जा सकता है, ट्रेन से भी जा सकता है, खुद की कार से भी जा सकता है या फिर प्लेन से भी जा सकता है ना, क्योंकि एयरपोर्ट सूरत में भी है अहमदाबाद में भी है, नवसारी में तो नहीं है। तो मतलब ये है, तो अगर उसको नवसारी से अहमदाबाद जाना है तो वो कितने तरीकों से जा पाएगा, हाउ मैनी वेज, ठीक है, टोटल वेज कितने होंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। अब देखो इसमें समझना क्या है, ऐसा भी हो सकता है कि नवसारी से सूरत बस में जाए और सूरत से अहमदाबाद भी बस में जाए, तो वो फर्स्ट वे हुआ। क्या हुआ, बस एंड बस। ऐसा भी हो सकता है बस एंड ट्रेन, तो वो सेकंड वे हुआ। बस एंड कार, तो वो थर्ड वे हुआ। बस एंड प्लेन, तो वो फोर्थ वे हुआ। मतलब अगर यहाँ से बस सिलेक्ट करता है तो यहाँ से 4 पॉसिबिलिटीज आती है। सिमिलरली ट्रेन के साथ बस हो सकता है तो वो 5वां हुआ, ट्रेन के साथ ट्रेन हो सकता है तो वो 6th पॉसिबिलिटीज हुई, ट्रेन के साथ कार हो सकती है 7th, ट्रेन के साथ प्लेन हो सकता है 8। अब वो कार के साथ बस, कार के साथ ट्रेन, कार के साथ कार, कार के साथ प्लेन, मतलब और 4, मतलब टोटल 12 पॉसिबिलिटीज हुई, ठीक है। अब ये मेथड को समझते हैं। देखो उसका वर्क क्या है, उसको जाना है नवसारी से अहमदाबाद, तो वो वर्क को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। कौन से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, नवसारी टू सूरत एंड सूरत टू अहमदाबाद। पहला पार्ट वो 3 तरीके से कर सकता है, M1 मतलब 3 है, और दूसरा पार्ट वो 4 तरीके से कर सकता है, ठीक है। और हमें क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब आंसर क्या आएगा 12 वेज, ठीक है। ओके चलिए, तो आपको एक सम देता हूं, आपको करना है अभी, लिखिए। अब समझो कि कोई किशोर नाम का लड़का है, उसके पास 5 शर्ट है और 4 पैंट है। कॉम्बिनेशन आपको नहीं समझना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन कोई भी हो, कोई भी हरे पैंट पे हरा शर्ट भी पहन ले, है ना, उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो समझो कि 5 पैंट है और 4 शर्ट है, उसको
पैंट एंड शर्ट पहनना है तो वो कितने तरीके से पहनेगा? गिव मी योर आंसर। ओके, वेरी गुड, 20। राइट। देखो उसके पास 5 पैंट थे और 4 शर्ट थे, ठीक है। तो 5 पैंट एंड 4 शर्ट थे, मतलब क्या हो गया? देखो उसको, उसका टोटल जो मतलब पॉसिबिलिटीज आएगी ना, टोटल वेज जो आएंगे उसके, 20 क्यों आएगा पहले तो भाई उसको दोनों चीज पहननी है, सिर्फ पैंट नहीं पहनना है या फिर सिर्फ शर्ट नहीं पहनना है, उसको दोनों चीज पहननी है। सिर्फ पैंट पहन के बाहर आएगा तो लोग हंसेंगे, सिर्फ शर्ट पहन के बाहर आएगा तो लोग ज़्यादा हंसेंगे, ठीक है ना? वो तो पॉसिबल ही नहीं है, दोनों करना है काम उसको, ठीक है। तो मतलब उसको फर्स्ट वर्क भी करना है और सेकंड वर्क भी करना है, और वो दोनों करेगा ना तब उसका कंप्लीट वर्क होगा। मतलब उसको वर्क कंप्लीट करने के लिए इधर पहले पैंट पहने फिर शर्ट पहने, या फिर पहले शर्ट पहने फिर पैंट पहने, मतलब 5 4 जा 20 पॉसिबिलिटीज होगी। ओके, चलिए, तो ये हो गया लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब बात आती है लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब सरवाड़ो, ठीक है, ऐड करना है आपको। देखिए इसका भी आप एक एग्जांपल समझिए। इफ, पहले तो मतलब इसका रूल समझ लेते हैं कि इफ वन वर्क, एक ही काम है, काम एक ही है, कैन परफॉर्म कंप्लीटली, कैन परफॉर्म कंप्लीटली either in M1 ways or in M2 ways or in M3 ways, ठीक है, और so on, then whole work can complete, whole work can complete in M1 प्लस M2 प्लस ऐसे करते करते Mn ways। देखिए पहले ये समझते हैं, काम एक ही है लेकिन पूरा काम कंप्लीट है ना। वन वर्क कैन परफॉर्म कंप्लीटली, मतलब पूरा काम कंप्लीट हो रहा है आइदर M1 बेस और M2 बेस और M3 बेस। एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए मुझे नवसारी से कोई बंदे को अहमदाबाद भेजना है। अब वो कैसे जाता है वो जाने, ठीक है। मेरे पास 3 बंदे हैं। फर्स्ट पर्सन ये कहता है कि सर मैं 4 तरीके से नवसारी से अहमदाबाद जा सकता हूँ, ठीक है। सेकंड पर्सन ये कहता है कि भाई मैं 3 तरीके से नवसारी से अहमदाबाद जा सकता हूँ। देखो यह बीच में सूरत वाली बात नहीं आती है, ठीक है। पहला ये कहता है कि मैं 4 तरीके से जा सकता हूँ, दूसरा ये कहता है 3 तरीके से जा सकता हूँ, ठीक है। तो अब मैं गिनूंगा कि भाई मेरा काम कंप्लीट होता है, नवसारी टू अहमदाबाद जाना मेरा काम है, ठीक है, मुझे कुछ वहां से लाना है, मंगवाना है, ठीक है। तो मेरे टोटल वेज क्या होंगे? अब देखो, अब समझने की बात है, मैं क्या गिनूंगा? भाई मैं उसको पूछूंगा भाई तू 4 तरीके से जा सकता है, बोल तेरे 4 तरीके कौन से हैं और उसमें तुम्हें कितना खर्चा होगा, क्योंकि मैं तो वही सोचूंगा ना कि खर्चा कितना हो रहा है, ठीक है, एक्सपेंस कितना हो रहा है। तो ये कहेगा कि भाई पहले केस में मुझे 200 रुपीज़ का एक्सपेंस होगा, दूसरे केस में मुझे 500 का होगा, तीसरे केस में मुझे 7000 का होगा, और थर्ड केस में मुझे 80 रुपीज़ का होगा। अब सेकंड पर्सन जो कह रहा है कि मैं 3 तरीके से जा सकता हूँ। पहला तरीका है जिसमें मुझे 1000 का एक्सपेंस होगा, दूसरे तरीके में मेरे पास 5000 का एक्सपेंस होगा, और तीसरे तरीके में मेरे पास 100 रुपीज़ का एक्सपेंस होगा। या भाई 100 रुपीज़ ले लेते हैं, चलो ना, कोई बात। ओके, तो मतलब मैं ये सोचूंगा कि भाई टोटल मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ हुई, तो सिर्फ 7 हुई। क्यों 7 हुई? कि भाई मेरे पास 7 अलग अलग टाइप के खर्चे हुए, उनमें से मुझे कौन सा खर्चा सिलेक्ट करना है वो डिपेंड करता है कि भाई मुझे जो चीज़ मंगवानी है वो मेरे लिए कितनी जल्दी लानी है। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मुझे 4 घंटे में चाहिए, तो वो कहता है कि सर 7000 का खर्चा होगा, 4 घंटे में ले आऊँगा भाई, ठीक है। और मैं कहता हूँ कि नहीं भाई तू आराम से लाना, कोई बात नहीं, तो मैं वो 80 रुपये वाला सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। मतलब मेरे पास टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी आई? तो 7 ही आई। तो मतलब कितना आया? 4 + 3 = 7। यहाँ क्या था? पूरा वर्क,
वर्क पूरा था, नवसारी से अहमदाबाद जाना वो पूरा वर्क ये पर्सन 4 अलग अलग तरीके से कंप्लीट कर रहा था और ये वाला पर्सन 3 अलग अलग तरीके से कंप्लीट कर रहा था। तो मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज हुई 4 + 3 = 7। इन शॉर्ट आपको याद रखना है, लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, पूरा काम ब्रेक हो जाता है कि भाई पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट में ब्रेक हो जाता है। और लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, तो लॉ ऑफ एडिशन में पूरा वर्क अलग अलग तरीके से कर सकते हैं कि भाई ये पर्सन इतने तरीके से कर सकता है, ये पर्सन इतने तरीके से, ठीक है। तो ये हमें मतलब याद रखना है। ओके, चलिए तो मैं आपको अब एक क्वेश्चन पूछता हूँ और इसका आंसर आपको देना है। चलिए सब लोग मतलब देखना, ये मेरा क्वेश्चन है, मैं लिख रहा हूँ। इफ अ होल हैज, इफ अ होल हैज, इसका आंसर आपको ही लाना है। मतलब आप ध्यान रखना, कितना जल्दी पहला जो आंसर लाएगा सही आंसर लाएगा तो वो परफेक्ट है। इफ द होल हैज, बाकी के आंसर का कोई मतलब नहीं है। इफ द होल हैज 10 गेट्स, अगर एक हॉल में 10 गेट है, देन इन हाउ मैनी वेज, इन हाउ मैनी वेज कैन अ मैन, कैन अ मैन एंटर द हॉल, एंटर द हॉल, ठीक है। एंड देखिए इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, कम आउट, कम आउट, ये पहला क्वेश्चन। नंबर 2, कम आउट फ्रॉम द सेम डोर, एंड नंबर 3, come out from a different door। तीन क्वेश्चन है, तीन का आंसर चाहिए मुझे। चलो 2020-19 एक का आंसर ऐसा है, एक आंसर 1019 है, ओके। तो चलो देखते हैं, डिफरेंट आंसर्स आते हैं लेकिन 1019 है बहुत के। ओके देखते हैं। देखो मैं आपको लॉजिक कहता हूँ और आप आंसर, यू कैन चेंज योर आंसर इफ पॉसिबल। देखो पहले तो मतलब समझते हो, समझते हो। देखो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है आपको, फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि आप 10 में से कोई भी गेट में से अंदर जा रहे हो, ठीक है, और 10 में से कोई भी गेट में से बाहर आ रहे हो। कम आउट मतलब बाहर आ रहे हो, कहाँ से आ रहे हो वो नहीं पूछा हुआ है। आप समझिए, जिसका पहला आंसर 20 या 10 है वो गलत है। मतलब आपका टोटल वर्क जो है, आपका यहाँ पे टोटल वर्क वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, अंदर जाना और बाहर आना, दो पार्ट में डिवाइड। यस यस यस, एक बच्चे ने अच्छा आंसर भेजा है। ओके 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 ओके, चलो सही आंसर, बहुत सारे बच्चों के सही आंसर अब आ रहे हैं। सही आंसर है 100, 10, 90। दिस इज राइट आंसर। ओके, क्या है अब देखिए 100 आंसर क्यों आता है। तो देखो आप, जो गेट्स आपके पास जाने के लिए, अंदर जाने के लिए 10 गेट्स है, और फर्स्ट में कम आउट, कम आउट ही पूछा है, तो मतलब बाहर आने के लिए भी 10 गेट्स है। तो मतलब अपना टोटल वर्क कब कंप्लीट होता है, तो अंदर जाना और बाहर आना मिला के टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू 10 है, सेकंड की वैल्यू 10 है, ठीक है। तो 10 × 10 करना है, क्योंकि टोटल वर्क तो दोनों को मिला के कंप्लीट हो रहा है, दोनों को मिला के मतलब दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 10 × 10 मतलब 100। अब दूसरे केस में क्या है, आप, आपको जाने के लिए 10 गेट्स है, लेकिन कम आउट फ्रॉम द सेम डोर मतलब आपको आने के लिए एक ही डोर है, एक ही डोर है। क्यों? क्योंकि 10 में से आपने समझो तीसरा गेट सिलेक्ट किया, तो आते वक्त आपके पास तीसरा ही गेट है, सिर्फ तीसरा, एक ही गेट है आते वक्त, ठीक है। तो उस टाइम आपका आंसर आ जाएगा 10 × 1 मतलब 10, ठीक है। और एक दूसरा समझिए,
ये वाला थर्ड वाला क्वेश्चन कि आप जाते टाइम आपके पास 10 गेट है और आते टाइम आपके पास 9 गेट्स है। क्यों 9 गेट्स है? क्योंकि कम आउट फ्रॉम अ डिफरेंट डोर, मतलब आप समझो कि आपने थर्ड डोर में से अंदर गए तो आप थर्ड डोर में से बाहर नहीं आ सकते, बाकी के कोई भी डोर में से बाहर आओ लेकिन थर्ड में से नहीं आओ। तो मतलब अब आपके पास कितने गेट हो गए? 9 पॉसिबिलिटीज हो गई। तो वहां पे अपना टोटल वर्क मतलब अंदर जाना और बाहर आना, ठीक है, वो टोटल वर्क 90 वेज में कंप्लीट हो रहा है। 10 × 9 मतलब 90। तो मतलब अपना आंसर आएगा 100, 10 एंड 90। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं आपको। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए। देर आर 3 वेज टू गो फ्रॉम सूरत टू बड़ोड़ा। मतलब अगर मैं सूरत से बड़ोड़ा जा रहा हूं तो मेरे पास जाने के लिए 3 डिफरेंट वेज है। बाय ट्रेन, बाय बस, ठीक है, बाय कार। और बड़ोड़ा टू अहमदाबाद जा रहा हूं, पहले क्वेश्चन सुन लेना, ठीक है, तो मेरे पास मतलब 5 वेज है। ठीक है, अब एक बात इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि भाई यहाँ पे मेरे पास जो 3 वेज है ना, वो सूरत टू बड़ोड़ा जाऊंगा तो भी 3 वेज है और बड़ोड़ा टू सूरत आऊंगा तो भी 3 वेज है। इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। यहाँ भी बड़ोड़ा टू अहमदाबाद जाने के लिए 5 वेज है और अहमदाबाद टू बड़ोड़ा आने के लिए भी वापस 5 वेज ही है। ठीक है, तो देखो अपना क्वेश्चन ये है, फाइंड द टोटल वेज टू गो फ्रॉम, देखिए फ्रॉम सूरत टू बड़ोड़ा देन अहमदाबाद। ये पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रॉम सूरत टू बड़ोड़ा देन अहमदाबाद देन बड़ोड़ा। मतलब ये दूसरे क्वेश्चन में क्या है आपको कि भाई सूरत से बड़ोड़ा जाना है, बड़ोड़ा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से वापस बड़ोड़ा आना है, वापस आना है। और थर्ड क्वेश्चन है फ्रॉम सूरत टू सूरत। मतलब यहां पे क्या है आपको, सूरत से बड़ोड़ा भी जाना है, बड़ोड़ा से अहमदाबाद जाना है, अहमदाबाद से वापस बड़ोड़ा जाना है और बड़ोड़ा से सूरत आना है। ठीक है, चलो इसका आंसर लाइए। 15, 20, 30। 8 वाला भी कोई आंसर था, 15, 75, 225। किस, हाँ एक बंदे का आंसर ये भी था, 8, 13, 16। जिसने 8, 13, 16 किया उसने एडिशन किया, लेकिन एडिशन नहीं करना है, उसको समझना है उसको। क्योंकि ये जो वर्क वो कंप्लीट कर रहा है, वो वर्क उसका कंप्लीट कब होगा। देखो अपना रूल क्या है, अपना रूल देखिए, ये रूल क्या है अपना, कि मेरा टोटल वर्क जो है ना वो ब्रेक हो रहा है, मेरा काम कब कंप्लीट होगा, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। क्योंकि मुझे अगर नवसारी सॉरी सूरत से अहमदाबाद जाना है तो सूरत से बड़ोड़ा जाना पड़ेगा और फिर बड़ोड़ा से अहमदाबाद जाना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ सूरत से बड़ोड़ा जाऊंगा तो मेरा वर्क कंप्लीट नहीं होने वाला है, एडिशन नहीं होगा वहां पे। ओके, तो देखते हैं, देखो पहले वाला क्वेश्चन का आंसर आता है 3 × 5 मतलब 15, तो वो सही है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपका, ये 15, 15 दोनों का सही है। ओके, अब दूसरा केस जो है वो सूरत से बड़ोड़ा, बड़ोड़ा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से वापस बड़ोड़ा। तो 3 × 5 × 5। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा टोटल वर्क क्या है, मेरा वर्क सिर्फ सूरत से बड़ोड़ा जाना नहीं है, मेरा वर्क है सूरत से बड़ोड़ा, बड़ोड़ा से अहमदाबाद और अहमदाबाद से बड़ोड़ा। आप समझिए, मतलब मेरा वर्क कंप्लीट कब होता है कि वो सूरत से बड़ोड़ा से अहमदाबाद से घूम के वापस बड़ोड़ा आए तब कंप्लीट होता है। मतलब मेरा वर्क 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक 3, एक 5 और वापस 5। ठीक है, तो 25 3 ज़ा 75। और फिर सूरत से सूरत आता है तो वो 3 × 5 × 5 × 3, तो 75 × 3 मतलब वो हो गया 225। तो मतलब ये जो बंदा था, मतलब बहुत सारे आंसर है ऐसे, तो वो आंसर राइट थे।
ठीक है, तो ये होता है, मतलब कैलकुलेशन हमें इस तरह से करना है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन कहते हैं। देखो क्वेश्चन है, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म, हाउ मैनी 5 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। बराबर, कंडीशन है, दो कंडीशन है, एक में है विथ रिपीटेशन और एक में है विदाउट रिपीटेशन। चलो आपके लिए सम को थोड़ा इजी करने के लिए ये 5 डिजिट की जगह पे मैं 3 डिजिट कर देता हूं। चलिए आंसर दीजिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म। पहला क्वेश्चन है विथ रिपीटेशन, दूसरा क्वेश्चन है विदाउट रिपीटेशन। 125 60, दो आंसर आए, 27 6। 900 504, 27 6, 100 720। ट्वेंटी सेवन सिक्स। ओके चलिए तो देख लेते हैं क्वेश्चन। देखो इसको कैसे करना है, ये देखो अभी मेरा पूरा काम कब कंप्लीट होगा, आप देखिए सॉल्यूशन में दे रहा हूँ। देखो पूरा काम कब कंप्लीट होगा, मेरा 3 डिजिट नंबर बनेगा तब। देखो 3 डिजिट नंबर बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, तो ये पहला जो होता है ये वाला, तो वो यूनिट प्लेस होता है, मतलब एकम नो अंक। ये होता है 10th प्लेस, 10th मतलब दशक नो अंक। और ये होता है 100 प्लेस, 100 मतलब शतक नो अंक। ठीक है, तो मतलब देखो प्रॉब्लम जो आता है वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे नहीं आता है। मतलब आपको जाना है ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, क्योंकि जहाँ पे प्रॉब्लम आता है उसको पहले सॉल्व करो। क्या है, बराबर, बाकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो विथ रिपीटेशन की बात करते हैं पहले। तो मतलब यहाँ पे आप, अगर मुझे नंबर बनाना है तो मेरे पास नंबर कितने होते हैं, 0 से लेके 9 तक है मेरे पास, डिजिट्स जो कहते हैं सिंगल डिजिट। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे, ये जो प्लेस है यहाँ पे 1 to 9 में से कोई भी नंबर ले सकते हो, जीरो नहीं ले सकते। समझो किसी ने यहाँ पे 0 लिया सपोज, ठीक है, यहाँ पे 5 लिया और यहाँ पे 4 लिया, तो ये नंबर मेरा 3 डिजिट नहीं हुआ, 2 डिजिट हो गया। आप कैलकुलेटर पे लिखना ट्राई करना, सिंपल कैलकुलेटर होता है ना कोई भी, 054 लिखोगे तो 54 ही हो जाएगा, इक्वल टू दबाओगे तो। समझ में आया? तो ये 3 डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट हो गया, मतलब पहला प्लेस 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला प्लेस कौन सा होना चाहिए, तो 1 to 9 में से कोई भी चलेगा। तो 1 to 9 में से कोई भी चलेगा, मतलब ये प्लेस मैं 9 तरीकों से भर सकता हूं, 9 वेज। ठीक है, अब इसकी बारी, अब ये मैं कितने तरीकों से भर सकता हूं, तो विथ रिपीटेशन है, मतलब यहां पे कोई भी नंबर आएगा तो चलेगा, रिपीटेशन आएगा मतलब समझो ये पहला प्लेस पे सपोज मैंने 5 लिखा है। ठीक है, पहले प्लेस पे एक्चुअली मेरे पास पॉसिबिलिटीज कितनी है, 9 है। 9 में से मैं कोई भी लिख सकता हूँ, चलो 5 की जगह पे 4 लिखो, कुछ भी लिख सकता हूँ मतलब। ठीक है, मतलब 9 पॉसिबिलिटीज में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी मैंने यहाँ पे लिख दी, तो मतलब ये मैं नंबर बना रहा हूँ। अब 10th प्लेस पे मैं वापस 4 लिखूंगा तो चलेगा, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी, तो अब यहाँ पे 10 आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 0 आ सकता है, यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 054 नहीं चलेगा, लेकिन 504 तो चलेगा ना। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे हुई अपनी 10 पॉसिबिलिटीज। अब यूनिट प्लेस पे कितनी आएगी, तो वो भी 10 आएगी, क्यों, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। ठीक है ना, तो मतलब टोटल पॉसिबिलिटीज, मतलब नंबर बनाने के लिए मुझे ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा और ये भी करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना लिखने से मेरा नंबर बन गया, है ना। तो मतलब ये सब कुछ करूंगा तब मेरा नंबर कंप्लीट होगा, मतलब लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन जाएगा, तो 9 × 10 × 10 मतलब वो आंसर देगा मुझे 900। और विदाउट रिपीटेशन में क्या आएगा,
तो देखो ये तो 9 वेज होता है क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो नहीं चलेगा। ठीक है, तो समझो कि मैंने यहाँ पे ये जो मेरे पास 1 to 9 में से समझो मैंने 5 का यूज़ कर लिया, चलो सपोज। ठीक है, तो अब यहाँ की बारी आती है, यहाँ की बारी, तो यहाँ पे ज़ीरो आएगा, ज़ीरो इज़ पॉसिबल, बट 5 इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि 5 का यूज़ मैंने कर दिया। यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज़ थी, 1 से लेके 9 तक में कोई भी नंबर में यूज़ कर सकता था, कोई भी, मतलब यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज़ थी, उसमें से मैंने सपोज 5 का यूज़ कर लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे टोटल 10 डिजिट्स थी। ठीक है, जीरो के साथ, उसमें से 5 मतलब एक डिजिट चली गई, तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज़। अब एक सब समझिए, वापस मेरे पास 10 डिजिट्स थी, उनमें से दो चली गई, एक यहाँ यूज़ हो गया, एक यहाँ यूज़ हो गया। मुझे विदाउट रिपीटेशन पूछा है, मतलब जो नंबर यूज़ हुए वो मुझे नहीं यूज़ करने वापस, तो मतलब 10 - 2 मतलब 8 पॉसिबिलिटीज़। तो यहाँ पे मेरे नंबर बनेंगे 9 × 9 × 8। ठीक है, 9 × 9 मतलब 81, 81 × 8 मतलब 8 × 8 = 64, 648। तो अपने आंसर आ रहा है 90648। ठीक है, किसी का 504 था लेकिन 900 वाला तो राइट था, चलो कोई बात नहीं। ओके, तो ये कैलकुलेशन हमें ऐसे करने हैं। ओके, तो ये बेसिक कैलकुलेशन था। चलिए अब बात करते हैं हम परम्यूटेशन की। ठीक है, तो परम्यूटेशन में, परम्यूटेशन मतलब आपको क्या करना है, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो हमें समझना है कि वहाँ पे ऑर्डर इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए थोड़े वही मतलब डिजिट्स वाले सम करते हैं। ओके, लिखिए, ये क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन लाना है, जैसा अभी पूछा था वैसा ही कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, 4 डिजिट, 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी मेड, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4, और साथ में है विदाउट रिपीटेशन। चलिए आंसर लाइए। फोर्टी एट, एक आंसर 48 है, एक आंसर 120, एक 96, वापस 96, 48 वापस 96, डिफरेंट आंसर्स। ओके, चलिए देखते हैं। 96 आंसर बहुत लोगों का है, ऐसा नहीं है कि बहुत लोगों का आंसर है तो वो राइट होगा, लेकिन देखिए चलो, मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है, तो मुझे लेफ़्ट टू राइट ही जाना है क्योंकि प्रॉब्लम यहीं पे ही होता है ना, तो पहले वो ही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो देखो मेरे पास 5 नंबर है, 5 डिजिट है, 0 1 2 3 4, उसमें से यहाँ ज़ीरो नहीं चलेगा, तो मतलब यहाँ पे आएगी 4 पॉसिबिलिटीज़। मतलब मेरे पास 5 नंबर थे, उसमें से एक नंबर मेरा यहाँ पे यूज़ हो गया। कौन सा एक नंबर हो गया, तो ये 1 2 3 4 में से कोई भी एक यूज़ हो गया होगा, मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ की बारी, तो मेरे पास 5 डिजिट थी, उसमें से एक नंबर यहाँ यूज़ हुआ, कोई भी एक, चार में से कोई भी एक यूज़ हुआ, तो मतलब हो गया कि 5 में से एक गया, तो मतलब कितने बचे, 4, तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज। वापस मेरे पास 5 नंबर्स थे, 5 डिजिट्स थी, उनमें से दो नंबर यहाँ पे यूज़ हो गए। ठीक है, तो 5 - 2 मतलब 3 पॉसिबिलिटीज। वापस मेरे पास 5 डिजिट्स थी, उनमें से 3 नंबर मेरे पास यूज़ हो गए, 5 - 3 मतलब 2। ठीक है, तो मतलब टोटल नंबर्स कितना आएंगे, तो 4 × 4 × 3 × 2, तो 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48, 2 ज़ा 96, 96 वाले जो बच्चे हैं आंसर, वो आंसर राइट है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा टफ क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए, हाउ मैनी
समझिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन JEE के लिए आज तक बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, हाउ मैनी, और ये बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि JEE का ही है, बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी 4 डिजिट even numbers can be formed without repetition। ठीक है, हाउ मैनी 4 डिजिट मतलब 4 डिजिट के इवन नंबर्स मतलब बेकी संख्या, गुजराती मीडियम वाले बच्चे बेकी संख्या, इवन नंबर मतलब युग्म संख्या। ठीक है, तो कितने पॉसिबल्स है विदाउट रिपीटेशन। चलो, कोई बच्चे का आंसर 120 आया हुआ है, लेकिन वो आंसर राइट होगा रॉन्ग होगा, आप अपने आंसर पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। थ्री टू फोर जीरो, कोई आंसर 3240 भी आया? आप वो सब छोड़िए, आप अपने आंसर पे कंसंट्रेट कीजिए। 2296 आंसर आया। आप किसी का भी आंसर मत देखिए, अपने आंसर पे कंसंट्रेट कीजिए, अपने कैलकुलेशन पे कंसंट्रेट कीजिए। 2520, 232240, 2592, 1680, ये सब मैं आंसर्स लिख रहा हूँ। 1792, इवन नंबर्स मतलब बेकी संख्या, बेकी बेकी युग्म संख्या, युग्म। 2240, 952, 2592, 1965, 96 ओनली। चलिए, आंसर्स मतलब सॉल्यूशन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आज का अपना लास्ट होगा और फिर मैं अटेंडेंस ले लूँगा। ठीक है, 2240 भी आंसर है। ओके, चलिए तो देखते हैं। देखो, हाउ मैनी इवन डिजिट नंबर्स कैन बी पॉसिबल। देखिए, ये जो सम है ना, वो दो तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट इवन नंबर फाइंड करते हैं। देखो, डायरेक्ट इवन नंबर फाइंड करते हैं, डायरेक्ट इवन, तो वहाँ दो पॉसिबिलिटीज आ जाती है। मुझे 4 डिजिट नंबर लेने हैं, मेरे पास टोटल नंबर्स 0 to 9 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब ये मेरे पास टोटल नंबर्स है। ठीक है, मैं जाऊंगा तो लेफ्ट टू राइट ही जाऊंगा। अब देखो, मैं इवन नंबर में दो तरीके से बना सकता हूं, दिस और दिस। दो तरीके से मैं इवन नंबर्स बना सकता हूं। देखो, पहला वाला जो सेल है, पहला वाला सेल, वो तो मैं, आप जो देखो तो मतलब 9 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे मैं लिखूंगा कि इतनी पॉसिबिलिटीज, ठीक है, लेकिन वो अब नहीं आएगा, क्योंकि मेरा अब जो प्रेफरेंस है, मेरा जो प्रेफरेंस है वो ये सेल नहीं है। अब मेरा प्रेफरेंस है ये सेल, क्योंकि नंबर इवन होगा मतलब बेकी संख्या मतलब युग्म संख्या होगी। ठीक है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। सपोज मैं देखो, चलो ये नंबर मैंने लिखा है, ये 1792। ठीक है, तो 1792 इवन है या ऑड है, तो वो आप 2 देख के कह दोगे कि ये इवन नंबर है। ठीक है, कि 952 इवन है, या 1965 इवन है या ऑड है, तो ये 5 देख के कह दोगे कि ये ऑड नंबर है, अयुग्म संख्या है। ठीक है, तो मतलब मेरा मतलब जो प्रेफरेंस है वो ये वाला सेल है। ठीक है, तो ये वाला सेल में यहाँ पे मैं इवन नंबर जो होगा, यहाँ पे इवन नंबर होगा, तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, तो वो पॉसिबिलिटीज है 0 2 4 6 8। ठीक है, 0 2 4 6 8 मतलब 5 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है, क्योंकि लास्ट में अगर 0 आएगा 3240 तो वो इवन नंबर है, 2592 तो वो इवन नंबर है, समझ में आता है ना, 2296 तो वो इवन नंबर है, मतलब लास्ट की डिजिट, यूनिट प्लेस,
वो अगर मेरी ये 5 में से कोई भी आई तो वो इवन नंबर है। तो देखो अगर मैं कोई ऐसा सोचता है कि भाई यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटीज, अगर ये सोचता है तो ही इज़ रॉन्ग। हाँ, ही इज़ रॉन्ग। क्या पॉसिबिलिटीज है वो देख लो। अगर वो ये सोचता है कि यहाँ पे आएगा 5 वेज, ये सेल में 5 तरीके से भर सकता हूँ। कौन से 5 तरीके? 0, 2, 4, 6, 8। तो वो रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है मालूम है? अब देखो वो यहाँ पे कह रहा है कि मैं 5 तरीके से भर सकता हूँ, तो अब जब ये सेल उसने पहले भर दिया, फिर वापस तो उसको लेफ्ट टू राइट ही जाना है, मतलब यहाँ से यहाँ ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास स्पेसिफिक आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ वो 5 वेज लिख रहा है, तो मतलब अगर उसने 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर उसने 4 यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे 5 वेज में से उसने 4 ले लिया, समझो, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज होगी ये सेल पे? तो ये सेल में 4 भी नहीं चलेगा क्योंकि 4 तो उसने यूज कर लिया। 0 भी नहीं चलेगा क्योंकि पहला प्लेस तो 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी आएगी? 8। और समझो कि ये 0, 2, 4, 6, 8 में से उसने 0 का यूज कर लिया। यहाँ पे क्या यूज किया? 0 का यूज कर लिया, मतलब ये निकल गया। तो मतलब यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटीज आएगी? क्योंकि 0 ही निकल गया तो यहाँ पे कितनी आएगी? 9 पॉसिबिलिटीज आएगी। तो यहाँ पे आप स्पेसिफिक आंसर नहीं लिख सकते हो ड्यू टू दिस। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे आपको 2 पॉसिबिलिटीज में सम करना पड़ेगा कि मेरा इवन नंबर, मतलब मेरा काम टोटली कंप्लीट होता है मेरा अगर मैं यहाँ पे 2, 4, 6, 8 में से कोई भी एक नंबर लूँ, या फिर अगर मैं 0 लूँ। अगर मैंने 2, 4, 6, 8 में से कोई भी नंबर लिया तो ये हो गया 4 वेज। 4 तरीकों से मैं ले सकता हूँ, 2 लूँ या 4 लूँ या 6 लूँ या 8 लूँ। ठीक है, सपोज मैंने 2 ले लिया, चलो, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज आएगी? क्योंकि अब तो लेफ्ट टू राइट ही जाना है। तो यहाँ पे 0 नहीं चलेगा क्योंकि ये तो पहला प्लेस है। ठीक है, 2 भी नहीं चलेगा, मतलब 10 डिजिट में से 2 चली गई, एक 2 नहीं चलेगा, एक 0 नहीं चलेगा, तो मतलब 8 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज? तो टोटल 10 डिजिट थी, उनमें से वापस 2 चली गई, 8 एंड 4, मतलब ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, तो मतलब 8 पॉसिबिलिटीज। और 10 में से यहाँ पे 3 चली गई, तो यहाँ 7 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे टोटल मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा अपना? तो अपना मल्टीप्लीकेशन आएगा 8 × 8 × 7 × 4। ठीक है, तो वो मेरा आंसर आ रहा है 1792। ठीक है, अब देखो, समझो यहाँ पे वो 0 ले रहा है, यहाँ पे वो 0 ले रहा है, तो मतलब वो एक ही पॉसिबिलिटी हुई। ठीक है, उसने 0 यूज कर लिया, आप देखो ये 0 निकल गया इसमें से। तो अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज? 9 पॉसिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि 0 0 का ही प्रॉब्लम था, वही निकल गया। चलो, अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज? तो टोटल 10 थी, टोटल 10 पॉसिबिलिटीज थी, उनमें से 2 यूज हो गई, तो यहाँ 8 पॉसिबिलिटीज। 10 में से 3 यूज हो गई, तो यहाँ 7 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो अपना आंसर क्या होगा? 9 × 8 × 7। ठीक है, तो 9 × 8 मतलब 72, × 7 मतलब 504। आप एक बात समझिए कि पूरा नंबर यहाँ पे आप इतने तरीकों से बना सकते हो, पूरा नंबर, पूरा इवन नंबर आप इतने तरीकों से बना सकते हो। बीच में और है, और का मतलब ऑलवेज प्लस होगा। और मतलब क्या है कि ये पूरा काम मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ या फिर इस तरीके से भी कर सकता हूँ, मतलब लो ऑफ एडिशन हो गया। ठीक है, तो उसका प्लस कर देंगे, तो मतलब आंसर क्या होगा? तो देखो ये 1792 प्लस 504, तो मेरा आंसर आ रहा है 2296। कोई बच्चे का आंसर था 2296, ये वाला। ठीक है, ये तरीके से कर सकते हैं। और अगर ये तरीका टफ लगता है तो सेकंड मेथड भी है। और सेकंड मेथड क्या है? तो आपको, मतलब क्वेश्चन क्या था अपना? 4 डिजिट वाला नंबर। तो आप पहले एक काम करिए, टोटल नंबर फाइंड कर दीजिए, टोटल नंबर्स। ठीक है, फिर ऑड नंबर्स फाइंड कीजिए। ऑड नंबर मतलब अयुग्म संख्या। और इवन नंबर्स मतलब क्या है? आपको क्या करना है? तो टोटल माइनस ऑड कर दीजिए। ठीक है, चलो टोटल नंबर्स, तो 4 डिजिट वाले विदाउट रिपीटेशन टोटल नंबर्स कितने बनेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे 9 पॉसिबिलिटीज, क्योंकि अपने पास 0 से लेके 9 तक के नंबर है डिजिट से। ठीक है, 8 एंड 9, तो मतलब 0 नहीं चलेगा, तो 9 पॉसिबिलिटीज। यहाँ पे 10 में से आपने एक डिजिट यहाँ पे यूज़ कर ली। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वापस 9 पॉसिबिलिटीज। 10 में से 2 यूज़ कर ली, 8 पॉसिबिलिटीज। 10 में से 3 यूज़ कर ली, 7 पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पे अपने टोटल नंबर बने अपने 9 × 9 × 8 × 7, मतलब ये टोटल नंबर बने मेरे 4536। अब ऑड नंबर्स की बारी। अब देखो, ऑड मतलब स्पेसिफिक नंबर हुआ,
तो जहाँ पे वो स्पेसिफिक है तो मतलब पहले वो सेल को भरना है। अब देखो ये सेल हम कितने तरीके से भर सकते हैं, तो ऑड नंबर मतलब अयुग्म नंबर लाना है तो यहाँ पे 5 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, समझो आपने 3 का यूज कर लिया। ठीक है, तो 3 चला गया, तो यहाँ पे तो 0 भी नहीं चलेगा, 3 भी नहीं चलेगा, क्योंकि 3 आपने यूज कर लिया है। ठीक है, तो मतलब 2 नंबर कम हो गए। तो 10 डिजिट्स में थे, 2 नंबर चले गए, तो मतलब कितनी पॉसिबिलिटीज बनी, सिर्फ 8 पॉसिबिलिटीज। अब वापस 10 डिजिट में से 2 नंबर चले गए तो वापस 8 पॉसिबिलिटीज। 10 में से 3 चले गए तो वापस 7 पॉसिबिलिटीज। तो 8 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 5। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा, 2240। चलो अब यहाँ पे आंसर क्या है अपना, टोटल मतलब अब इवन नंबर चाहिए, तो टोटल माइनस ऑड करना है। टोटल कितना है 4536, माइनस ऑड करना है तो 2240। ठीक है, तो उसमें से अगर मैं माइनस करूँ 4536 माइनस 2240, तो ये तो 6 आएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 13 - 4 मतलब 9, 4 - 2 2, और ये 4, मतलब अपना आंसर क्या आ रहा है 2296। पहले में क्या आया था अपना आंसर 2296। आप ये तरीके से करो या फिर ये तरीके से करो, बोथ आर सेम मेथड, मतलब मेथड तो मतलब वही है, मतलब आपके सोचने का तरीका है ना। ऑड नंबर आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो, लेकिन इवन नंबर डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। इवन में क्या है, आपको सोचना पड़ता है। क्या सोचना पड़ता है कि भाई यहाँ पे 2468 में से कोई भी आ सकता है, या फिर जीरो में से जीरो आ सकता है। अगर यहाँ पे 2468 में से कोई भी एक आया तो यहाँ 4 पॉसिबिलिटीज। अब यहाँ पे 8 क्यों, क्योंकि सपोज 2468 में से 2 चला गया, और यहाँ पे तो जीरो भी नहीं चलेगा, तो 2 भी चला गया और जीरो भी नहीं चलेगा, तो मतलब 8 पॉसिबिलिटीज। फिर 10 - 2, मतलब ये 2 डिजिट आपने यूज किया तो 10 - 2 8, फिर 3 यूज किया तो 10 - 3 7 पॉसिबिलिटीज। अब समझो यहाँ पे आपने जीरो यूज कर लिया, तो यहाँ एक पॉसिबिलिटीज। ठीक है, अब 10 डिजिट थी उसमें से जीरो यूज हो गया, तो मतलब आप 9 में से कोई भी यहाँ पे यूज कर सकते हो, यहाँ 8, यहाँ 7। ठीक है, तो मतलब ये दोनों का एडिशन और है, और मतलब एक्चुअली आपके इवन नंबर्स यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं। इवन नंबर्स आप इस तरीके से भी ला सकते हो। ठीक है, तो मतलब पूरा वर्क यहाँ भी कंप्लीट हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, पूरा वर्क कंप्लीट हो रहा है, मतलब लॉ ऑफ एडिशन होगा। या फिर आप ऐसा ही ऑलवेज याद रखो, और मतलब एडिशन, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो ये सबका एडिशन करना है। ओके, चलिए अटेंडेंस ले लेता हूँ तो अपना काम खत्म हो जाए। आज कौन सा डे है, फ्राइडे। मंडे को भी ऐसा ही करना है आपको, मतलब बैठना है नोट एंड पेन लेके। ओके, थैंक यू, नाउ यू कैन लीव।